ओके फाइन, फिर से चालू कर देते हैं। चैप्टर 13 न्यूक्लियस जिसकी हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने एटम्स पढ़ा है तो न्यूक्लियस आपको बहुत इजीली समझ में आ सकता है। न्यूक्लियस चैप्टर का एक और एडवांटेज आपके पास ये है कि आपने उसमें आने वाले काफ़ी सारे पॉइंट्स केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। अगर हम बात शुरू करें, आपके पास शायद अभी नोट्स नहीं पहुंचा हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे हम अगर बात शुरू करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आगे के कुछ क्वेश्चंस आई थिंक हमने 4 क्वेश्चंस किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एनीवन रिमेंबर इट? 1 2 3 कितने हुए थे, किसी को पता है कुछ? 4 क्वेश्चन हुए थे सर। हाँ, यस। ओके, उसका फिर से जस्ट एक रिव्यू दे दो। आगे के जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ पढ़ने के लिए थे, जिसमें ये आपको पता है AMU किसको कहते हैं वो आपको पता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसका वैल्यू क्या होता है वो आपको पता है, दैट इज 1.66 × 10⁻27 kg विच इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन। उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन है। न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी ज़रूरत रहेगी काफ़ी बार। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 AMU। वैसे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का पता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें पता है। ओके, हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना जूल होता है ये भी पता ही है। पर ऐसी काफ़ी सारे वैल्यूज़ है जो आपको ऑलरेडी दी जाएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। प्लस हमें यहाँ पे ये एक रिलेशन आई थिंक आप लोगों को याद होगा, मास और एनर्जी का रिलेशन, दैट इज आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट इज E = mc²। आपको याद होगा E = mc²। अगर आप उसको एक सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करो तो ऐसा समझाता है कि अगर आप एक छोटे से पार्टिकल को, या तो आप ऐसा कह दो कि 1 ग्राम मास, या तो आप ऐसा कह दो कि 1 AMU जितना मास अगर आप लेते हो और उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना स्पीड अगर आप उसको देते हो तो वो हमें काफ़ी अच्छा एनर्जी जो है वो दे सकता है। और वो यहाँ पे एक रिलेशन बताया हुआ है कि देखिए E = mc², this is a mass and this is the c²। ओके, 2.998 which is equal to 3 × 10⁸ और उसका स्क्वायर करिए, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए तो हमें मिलता है अप्रोक्सीमेट 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी हमें मिल सकता है और ये हमारे लिए काफ़ी काम का है। पहला पॉइंट ऐसा था, शायद याद आ जाएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा रिवाइज में करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था साइज ऑफ न्यूक्लियस। यस एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का साइज या न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। -15 को हम कहते हैं 1 फर्मी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि 1 फर्मी मीटर जो बहुत ही छोटा होता है, तो कंपेयर टू द रेडियस, अगर आप रेडियस की बात करें तो उसका डायमीटर दे दो, उसमें ज़्यादा यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हमें देखने को मिलता है, ताकि हमारे लिए वो बहुत ही छोटा सा रेडियस है। बहुत ही हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उसको इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक रिलेशन हमें देने का ट्राई किया था कि 4/3 πr³ दैट इज कंसिडर्ड एज अ वॉल्यूम। ओके, so if r is the radius of the nucleus and here we consider न्यूक्लियस एटम जो है उसको हमने स्फेरिकल फॉर्म में समझा हुआ है, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। तो 4/3 πr³ दैट इज अ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, where a स्टैंड फॉर एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस के ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये रिलेशन हमें समझाता है r प्रोपोर्शनल टू a⁻⁻⁻। इसका मतलब ऐसा कि जिसका एटॉमिक मास 8 होगा उसका रेडियस है वो कितना होगा? 2r जितना होगा। अब 3r के लिए एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? 27। 27 होना चाहिए। 4r मतलब जो ऑलरेडी जो रेडियस है उसका 4 टाइम्स जितना रेडियस चाहिए, तो एटॉमिक मास क्या हो जाना चाहिए? 64। अब ऐसा सोचिए कि 27 से लेकर 64 के बीच में अगर किसी का एटॉमिक मास है तो उसकी रेडियस 3 टाइम्स या 4 टाइम्स उसके बीच का रहेगा। ना तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ना तो वो 3 टाइम्स से कम रहेगा, पर उसके बीच का कोई वैल्यू है वो हो सकता है। ओके, 1 सेकेंड। हाँ,
तो ये एक छोटा सा पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि रेडियस का एटॉमिक मास के साथ कैसा रिलेशन है। अगर एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा रेडियस बढ़ेगा, वो बात बरोबर है, बट रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू 1/3 होना चाहिए, यानी एटॉमिक मास का 1/3 करेंगे तब जाके रेडियस में इफेक्ट है वो बनता जाएगा। तो ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू 1/3। सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे फिजिक्स का इनाम आता है ना, कि कैसा क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने का, कौन से क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंस देने का। तो मैंने उसको काफ़ी बार बहुत सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाया है, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल सिंपल देने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आता है उसको सीधा यही बोलना पड़ता है कि सेकंड क्वेश्चन को प्रिपेयर मत करिए, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, थर्ड क्वेश्चन में प्रिपरेशन नहीं करनी है, ताकि वो जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं ना उसके लिए बाउंस ही जाते हैं, ताकि वो स्टूडेंट इस कैटेगरी में है कि उसको आप सीधा सीधा बोल दो कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, इसको परफेक्टली लर्न करो, इसको लर्न मत करो, इसको सिर्फ पढ़ लो। मतलब मुझे उसको कैटेगराइज करके दे देना पड़ेगा। अब वो स्टूडेंट को आगे क्या प्रॉब्लम होगा या कैसा प्रॉब्लम होगा उसकी कोई ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते हैं तो आपको भी पता चलता है कि हर एक सब्जेक्ट्स में, हर एक चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप हर एक चैप्टर की छोटी छोटी टेस्ट देते हो, अगर पहली टेस्ट कोई दे रहे हो तो भी आपको क्वेश्चन से पता चलता है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं रास्ते आपको बता सकता हूँ। कोई क्वेश्चन के अंदर बड़ा डेरिवेशन हो, कोई क्वेश्चन के अंदर फिगर और फिगर का एक्सप्लेनेशन हो, कोई क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग या तो कोई काम का इंफॉर्मेशन हो या तो कुछ कोई फॉर्मूला डिराइव होता हो, तो वो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल जिसमें कोई अच्छा फॉर्मूला यूज किया गया हो या तो जिसमें 2-4 पॉइंट्स सोचने पड़ सकते हो, वो न्यूमेरिकल आपके लिए काम का हो सकता है। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस इट्स लाइक ए फिलर्स। मतलब क्या, तो कि वो देने पड़ते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो इट इज जस्ट मे बी लाइक वर्क एज ए ब्रिजेस। ओके, वो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चंस के बीच का सिर्फ ब्रिज जैसा काम करते हैं। अगर वो नहीं है तो हमें आगे के पॉइंट्स शायद पता ना चले, बट दोज वर जस्ट इंटरेस्टेड कि हमें वो ब्रिज का कोई काम नहीं है, आप सिर्फ ये बता दो कि ये लर्न करना है कि नहीं करना है। तो वैसे आप हर एक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। हर एक चैप्टर्स के अंदर हमने आपको बहुत क्लियरली बोला हुआ है ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, तो आपके पास अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है, आप उसको रिफर कर सकते हैं, उसमें जितना दिया है उसको आप देख लीजिए, तो आई थिंक ज़्यादा आपको क्लैरिटी है वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया कि प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज द सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, तो ऐसा क्वेश्चन ना 1 मार्क में, ना 2 मार्क में, ना 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। सो इफ यू हैव दैट क्वेश्चन, तो हम पढ़ते क्यों है? तो कि हम पढ़ते इसलिए है ताकि हमें एक आगे का क्वेश्चन जो है वो समझने में आसानी रहे। कि जैसे जैसे कोई मटेरियल, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास धीरे 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 बढ़ता जाए, तो उसके ऊपर उसकी डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है। डेंसिटी का इफेक्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। कोई भी मटेरियल का डेंसिटी कैसे मिलता है, तो कि वो हमें मिलता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसे होता है, तो कि डेंसिटी इनटू सॉरी हाँ, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, आप ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो हमें 4/3 पाई आर क्यूब जितना लेना पड़ता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से हमें पता चला कि r इक्वल टू r0 a रेज़ टू 1/3, जहाँ पे r0 को हमने कहा हुआ है एक बेसिक रेडियस। ओके, दैट इज 1.2 फर्मी मीटर, कि उतना तो रेडियस हर एक का होगा ही होगा। उसके बाद नया रेडियस, जैसे जैसे नया नया एटॉमिक मास बनता जाएगा वैसे वैसे नया रेडियस भी बनता जाएगा। तो उसी पॉइंट को सिर्फ समझना होता है। देयर आर सो मेनी सर्ट पॉइंट्स जिसमें सिर्फ आपको समझना है, समझने के लिए सुनना है, सुनने के बाद जिस टॉपिक को पढ़ाया है उसको एक बार रीड करना है।
एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द रीडिंग तो उसको एक बार लिख दो. इट इज ऑल जस्ट लाइक इंफॉर्मेशंस. ओके. और वो हर एक चीज दिमाग में ऐसे मतलब जैसे हीट नहीं करते रहना है, हैमर नहीं करते रहना है दिमाग के ऊपर, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, तो आप भूल जाओ. जस्ट टेक इट लाइटली. पढ़िए, उसको कनेक्ट कीजिए कहीं पे, जो बताया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, तो डेफिनेटली पता चल सकता है. अब देखिए यहाँ पे ऐसा बताया था, द न्यूक्लियर मैटर बिहेव लाइक ए लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी. Different nuclei are like drops of this liquid of a different size but the same density. अब उसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो कि उसने ऐसा बताया ना like a drops, okay, which have the same density. okay, तो पानी ले लो, पानी का डेंसिटी सेम है. अब ऐसा मान लो कि कहीं पे आपने एक बूंद रखी, कहीं पे आपने 2-3 बूंदे रखी, कहीं पे आपने थोड़ी ज़्यादा बूंदे रखी, पर हमने ट्राई किया कि वो हर एक केस में स्फेरिकल फॉर्म करे. पर हमें पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ था कि पानी जो है वो स्फेरिकल फॉर्म नहीं रहता, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है. तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो लिक्विड ही बोला है ना, तो आप मर्क्यूरी ले लो, मस्त एकदम मस्त स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मतलब स्फेरिकल शेप रखता है, लिक्विड भी है, डेंसिटी भी सेम रहेगा. कहीं भी आपने छोटा सा ड्रॉप लिया, छोटा सा स्फीयर बना, कहीं आपने थोड़ा बड़ा स्फीयर लिया, कहीं उससे थोड़ा बड़ा स्फीयर लिया, तो छोटे 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 या तो अलग अलग शेप के आपने स्फीयर लिए, हर एक का डेंसिटी सेम है. तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, समथिंग लाइक दैट, कि अगर कोई कहता है कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, कोई कहता है नहीं ये आयन का न्यूक्लियस है, कोई कहता है ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो उसका मतलब क्या सोचना है. न्यूक्लियस है तो क्या, हाँ है. बना किससे है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है. अच्छा, न्यूक्लियस किससे बना है, तो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है. अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन के अलग होते हैं, यूरेनियम के अलग होते हैं, नाइट्रोजन के अलग होते हैं. चलो कौन बताएगा. नो, सेम सबके सेम ही होते हैं. पक्का. यस सर. यस सर. मतलब आयन का प्रोटॉन और यूरेनियम का प्रोटॉन सेम टू सेम. यस सर. यस सर, मास में कोई चेंज, हाँ वो मतलब वेरी मास ऑफ प्रोटॉन जो है, आयन का प्रोटॉन का मास और यूरेनियम का प्रोटॉन का मास, नहीं वो भी सर. नहीं वो सेम. नो सर. शायद उसका कोई शेप या तो उसका कोई ऐसा बिहेवियर या ऐसा कोई अलग. नो सर. तो नो सर. अलग क्या है. नंबर. नंबर. एग्जैक्टली. क्या अलग है, नंबर. नंबर अलग होने की वजह से एक आयन बना, एक कॉपर बना, एक यूरेनियम बना, एक हीलियम बन गया, एक हाइड्रोजन बन गया, एक सोडियम बन गया. ओके. जो हाइड्रोजन बना उसका बिहेवियर अलग हो गया, एक सोडियम बना तो उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, एक यूरेनियम बना तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई. पर सबके अंदर है क्या, तो क्या वही प्रोटॉन, वही न्यूट्रॉन है. फिर भी हर एक का न्यूक्लियस का साइज मोर और लेस कहीं ना कहीं पे सेम बने. हाँ, अगर आजू बाजू आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने वो क्वेश्चन भी देखा था, अभी उसका रिवीजन भी हम कर देंगे, कि हो सकता है कि आजू बाजू वाले एलिमेंट्स, ओके, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबको पकड़ के रखना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं पे किसी को ज्यादा, कहीं किसी पे कम एनर्जी देना पड़ता है. तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि यार ऐसा कैसे, यार हाइड्रोजन को पकड़ के रखना हो तो इतना एनर्जी देना पड़ता है, आयन को सबसे ज्यादा देना पड़ता है, यूरेनियम को उससे कम देना पड़ता है, हाउ इट्स पॉसिबल. नहीं, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है. ओके. वो उसका बिहेवियर है, उसको हम कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी है. और यही आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो. ओके. वहां पे प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हो, वहां पे हमें बताया जाता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है. Okay, we are not think about why, क्यों ऐसा है. Okay, just we consider as okay, water is a tasteless. How many of you agree with me? Water is tasteless. कितने लोग कहते हैं कि yes, it's right. प्योर वाटर टेस्टलेस होगा. ओके, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें मेरे स्टेटमेंट के साथ भाई.
मतलब उसमें इम्प्यूरिटी ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो टेस्टलेस होगा। सर हम जो घर पे पीते हैं ना उसमें मिनरल्स होते हैं तो उसमें टेस्ट होता है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें टेस्ट नहीं होता है। मतलब हमारे घर के पानी में टेस्ट होता है? हाँ मतलब होता तो है ही, लेकिन हम्म। डिस्टिल्ड वाटर होता है ना उसमें टेस्ट नहीं होता है, वो टेस्टलेस होता है। इसमें ना मिनरल्स होए और ना इम्प्योरिटीज। मतलब क्या, तो कि आप लोगों ने जिसने आंसर दिए उसने उस बात को सही तरीके से समझने का ट्राई किया। वैसे वाटर टेस्टलेस है, ये स्टेटमेंट आई थिंक आपने 8th-9th में पहली बार पढ़ा था, और तब हमने मान लिया हाँ बरोबर है, पानी में क्या क्या स्वाद हो जाए। पर धीरे धीरे आपका वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, समझा। हो सकता है 8th-9th में किसी को ऐसा क्वेश्चन भी हो कि ना यार એવું ના હોય યાર, આપણે પેલો કોઈ દરિયન એમ જઈને પાણી કેવું ખારું ખારું હોય, ટેસ્ટ તો હોય જ ને પાણીનો, કોઈ છોડને યાર રવિ સરે કીધું કે ના હોય તો ના હોય। तब वो लॉजिक नहीं डेवलप था, तब वो शायद नॉलेज जो था वो शायद वीक था। अब आप काफी क्लियर हो कि वाटर टेस्टलेस है, उसका एक मतलब अलग है। इफ यू थिंक अबाउट सी वाटर, तो सी वाटर वी कांट से दैट्स इट टेस्टलेस, उसका होता है ना एकदम सार टेस्ट होता है। अगर टेस्टलेस है तो आराम से बैठे बैठे पियो एक गिलास पानी। नहीं यार, नहीं मजा आता है, नहीं पी सकते हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज को समझाने का ट्राई करता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, वैसे वैसे हम बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना सीखते हैं। ओके, दोज हु जस्ट गो इन, जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे ना लाइफ में, पढ़ाई में स्पेशली, चाहे वो केमिस्ट्री का फील्ड हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड हो, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना आप छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस ज्यादा करोगे। और वही चीज उसी को हम पढ़ना कहते हैं। ओके, वी नॉट जस्ट लुक एट द थिंग्स एज इट इज, हम उसको जैसा है वैसे का वैसा नहीं देखते हैं, हम उसको एकदम माइन्यूट लेवल पे उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो ये जो सभी चैप्टर्स है जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, वो हमें सिर्फ समझाता है कि हाउ इट बिहेव्स। जैसे इसके बाद मैं रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, तो क्या आपने लाइट, मैं पढ़ा हूँ उससे पहले कभी देखी नहीं लाइट कैसी होती है, तो नहीं पता है यार लाइट तो क्योंकि जैसे पैदा हुए तब से पता है। एकदम छोटा बच्चा हो, एक दिन का क्या 4-5 घंटे का हो, उसकी आंखों के सामने ऐसे वो लाइट नहीं फेंका जाता है। ओके, उसको नहीं मजा आती है। पर जस्ट अगर वो सो रहा है और एकदम से लाइट हो जाए तो वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो तब से पता है लाइट कैसी होती है यार। तो उसमें आप 12th स्टैंडर्ड में, मतलब आज 18 साल के आप हो गए हो, फिर से मैं कुछ आपको लाइट के बारे में कुछ समझाऊंगा, व्हाट इज इन दैट, फिर भी कुछ होगा। हाउ इट बिहेव्स, व्हाई वी स्टडी दैट हाउ इट बिहेव्स, हो रही है लाइट, क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं, उसमें से हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कैसी इंफॉर्मेशन? इट्स समथिंग लाइक दैट कि जो ग्लासेस मैंने पहने हुए हैं, अगर आपको पता हो तो, हेरा फेरी देखी होगी, बाबू भाई के चश्मे याद होंगे आप लोगों को? ओके, याद है? हेरा हाँ फेरी सर। देखिए, हाँ सर। आई थिंक बाबू भाई नाम था ना, कि बाबूलाल क्या था? बाबूराव सर। बाबू, बाबूराव। हाँ जो बाबूराव, बाबूराव। ओके, उसके चश्मे याद होंगे। पर वो तो सिर्फ एक कॉमेडी क्रिएट करने के लिए ऐसा था। अगर आज किसी के चश्मे के नंबर ज्यादा हो तो भी जरूरी नहीं है कि उसके चश्मे उतने ही ठीक हो। क्यों? टेक्नोलॉजी। ओके, कहाँ से आती है? तो कि हम जो पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं, उसी से उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कहाँ से आता है ये सब कुछ? तो कि जो फिजिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स से, उसमें पोलराइजेशन होता है। ओके, जैसे हमें यहाँ पे पता है कि वो जो कार हो वहाँ पे वो ब्लैक फिल्म जो है वो आप नहीं लगा सकते हैं विद सम रीजंस। ओके, अब मर्सिडीज कोई ले रहा है तो एटलीस्ट जो मर्सिडीज के मैन्युफैक्चरर है वो तो सोचेंगे ना कि यार मेरा कस्टमर अगर 35 लाख की मर्सिडीज या 95 लाख की मर्सिडीज ले रहा है और वो अंदर बैठे और उसको गर्मी हो, तो उसमें मजा नहीं आता है यार। वो कहीं पे पार्क करके जाए और वो जैसे ही दरवाजा खुले और अंदर एकदम गर्मी गर्मी हो, तो यार मजा नहीं आता है। इट इज अबाउट लग्जरी, उसको कंफर्ट मिलना चाहिए। सो दे हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। तो उसके जो ग्लासेस होते हैं उसमें उसको ऐसा कुछ करना पड़ता है
जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन करना, पोलराइड ग्लासेस। ओके, जो ग्लासेस हम पहनते हैं, गॉगल्स हम पहनते हैं, वही शायद विराट कोहली या तो सैफ अली खान या तो जो फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज वो भी वैसे ही कुछ पहनते हैं। कभी कभार आपने देखे हो तो जो चश्मे वो सेलिब्रिटीज पहनते हैं, ऐसे ही चश्मे कोई एकदम लोकल भी पहनकर निकलते हैं, बट वी कैन फील द डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है? तो कि वो जो सेलिब्रिटी ने पहने यार, वो तो थोड़ी ना 50-60 रुपए वाले होंगे, महंगे होंगे डेफिनेटली। उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा तो ही तो महंगे होंगे। वो वैसे भी थोड़ी ना बेवकूफ है कि पैसा है तो बस उड़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे जो गॉगल्स पहनते हैं उसका एक स्पेशलिटी होता है। पर्पस क्या है? तो कि सनलाइट है वो आंखों को डैमेज कम करे। तो सनलाइट की इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है? तो कि उसको जो सनलाइट है, जिसको हमने चैप्टर 8 में पढ़ा, जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर हम वो जो परपेंडिकुलर थे ना, उस परपेंडिकुलर में से कोई एक ही डायरेक्शंस को हम ले ले तो इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाएगा। इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाएगा तो अपने आप सामने वाले को कंफर्ट मिल जाएगा। ये सभी चीजें है वो जो लोग नहीं पढ़ते हैं या तो जिन लोगों को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार वो अपना काम नहीं है यार, अपने को मजा आ रहा है ना, छोड़ो ना। और जो लोग पढ़ते हैं वो उसमें मजा ढूंढते हैं कि नहीं यार, इसमें कुछ सोचने वाली बात है कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट चीज इसमें हो सकती है। चश्मे मैंने भी पहने, चश्मे आपने भी पहने, काफी लोगों ने पहने हुए हैं। बस सिर्फ हम जस्ट अपने चश्मे इंटरचेंज कर ले एक दूसरे के साथ, तो क्या हम एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे, हाँ या ना? नो सर। क्यों? चश्मे आपके पास है, मेरे पास भी है, तो तेरा फ्रेम मुझे अच्छा लगा, मेरा फ्रेम तुझे अच्छा लगा, तू मेरे पहन, मैं तेरे पहनता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर नंबर अलग हो गए ना। कितनी कॉमन सी बात है, सबको पता है। अब नंबर से चलो, मैंने पूछा इंद्रिज आपके नंबर कितने हैं? सर 1। ओके, व्हाट डू बाय 1 किलोग्राम? अच्छा, 1 किलोमीटर? ओके, 1 सेंटीमीटर? क्या 1 क्या? 1 पावर। 1 diopter. okay, 1 diopter means what? टेल मी। काफी लोग हैं ना जिसके चश्मे है, कोई कहता है मेरा 1.5 है, 1.25 है, 2 है, मेरा सिलेंड्रिकल है, मेरा स्फेरिकल है। 1 मीटर। हाँ, तो ये आपने पढ़ा था 10th में रे ऑप्टिक्स में, वो यहाँ फिर से पढ़ेंगे। ओके, जैसे चश्मे निकाल दो तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, जैसे चश्मे पहन लिए क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये होता है पढ़ाई को एक्चुअल सेंस में एंजॉय करना। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स ले लो जिसके चश्मे है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट टू टेक मेक अ फन, ओके, बट टू एंजॉय द नॉलेज। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, या तो आप जो पढ़ते हो, जो देखते हो, जो महसूस करते हो, उसके बारे में पता हो, तो वो अपने अपने मजेदार है। कंपेयर टू आयरन, कॉपर जो है वो कैसा है? तो क्या अलग है, मेटल ही पूरा का पूरा अलग है। ओके, मुझे नहीं पता है कितने लोगों ने ऐसा सोचा था कि यार ये सभी मेटल, सभी मटेरियल्स अलग अलग है, सभी फिर से उसके प्रोटॉन क्यों एक जैसे है? हाँ, एक जैसे ही है। तो क्या ऐसा है जो उसको स्ट्रेंथ देता है? क्या ऐसा है जो किसी को लिक्विड फॉर्म देता है? क्या ऐसा है जो किसी को सॉलिड फॉर्म देता है? क्या ऐसा है जो किसी को एकदम गैसियस फॉर्म देता है? दैट समथिंग इज देयर। और वो समथिंग क्या होता है? जो आपको पढ़ने से मिलता है। और यही सभी चीजें होती है इन सभी चैप्टर्स के अंदर। तो माइंड थोड़ा पॉपअप हो तो मजा आता है। ओके, काफी लोग ऐसा होते हैं कि यार माइंड को पॉपअप नहीं करवाने का, आराम से बैठो यार। ओके, तो उसके लिए ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन देखा था उसमें से समझने वाला पॉइंट क्या था? तो समझने वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना था, क्वेश्चन डेंसिटी को लेकर था, तो क्या हाँ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम था, तो क्या हाँ वो तो बहुत ही पुराना फॉर्मूला, उसमें कोई नई चीज नहीं है। नई चीज में क्या किया? तो क्या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, NU मींस न्यूक्लियस लिखा, 3m/4πr0 क्यू ऐसा किया,
वैल्यूज जो हमें पता थी वो डाली, तो डेंसिटी हमें मिला 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब ये, अब देखो ना, उसको सिर्फ एक ऐसे नंबर की तरह मत ट्रीट करो, जस्ट इमेजिन कि ये कितना बड़ा नंबर हो सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, ओके, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियर mass density of the order 10⁻17 kg per meter cube. This density is very large as compared to the density of ordinary matter, say it's water. तो वाटर की डेंसिटी से भी न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत 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 ही ज्यादा है। ऐसे कैसे हम उसको समझेंगे? तो कि यहाँ पे बताया कि अगर 1 मीटर क्यूब आप लेते हो तो उसके अंदर इतने ज्यादा न्यूक्लियस आएंगे जिसका मास धीरे धीरे बढ़ते 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 10⁻17 kg तक भी पहुंच सकता है। ओके, तो दैट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में इंसर्ट किया गया। हमें ये पता होना चाहिए कि यस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। उसको एकदम दिमाग में यहाँ पे फिक्स नहीं करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट फॉर नॉलेज कि आप लोगों ने 12th साइंस पढ़ा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। न्यूक्लियस बहुत 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 ही छोटा होता है, फिर भी उसका डेंसिटी पानी से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपको लगे तो। 4th क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट आर द न्यूक्लियर फोर्सेस? तो याद होना चाहिए 4 फोर्सेस जिसका हमने डिस्कशन किया हुआ था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 8 में पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ लिया 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर 8 के अंदर। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो यहाँ पे पढ़ेंगे, और वीक न्यूक्लियर जो भी आप यहीं पे पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर विद इन द न्यूक्लियस होता है, जहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। इट इज समथिंग लाइक दैट। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, पर वो एक अलग फोर्स है, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। अगर वही प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि आप और आपका सिबलिंग, आपका भाई या आपका बहन, इमेजिन करिए कि अगर आप एक ही घर के अंदर रहते हैं, ऑफ कोर्स, ओके, और आप दोनों घर के अंदर जब भी रहते हो बस लड़ते झगड़ते रहते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तू ऐसा तू ऐसा फलाना, पापा को कंप्लेन, मम्मी को कंप्लेन, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। ओके, सच में आपको उसको मजा ही नहीं आता उसके साथ रहने में, मान लो ऐसा ही है। बट इमेजिन दैट कि वही भाई और वही बहन शायद आपके साथ सेम स्कूल में ही है, और मान लो उसी के साथ स्कूल में किसी का झगड़ा हो गया, तो क्या आप दूर खड़े खड़े हंसते रहोगे और मजा लेते रहोगे कि आज जामे जामे, कि सबसे पहले आप जाकर उसके साथ खड़े रहोगे? मेरा लॉजिक, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि घर में भले कितना ही झगड़ा कर ले, पर बाहर तो हम उसी के साथ रहेंगे। क्यों? तो क्या वो मेरा भाई या मेरी बहन है इसलिए। सेम लाइक दैट, वही भाई वही बहन है जिसके साथ आप घर पे झगड़ा करते रहते हो, और वही भाई और वही बहन अगर बाहर किसी और के साथ उसका झगड़ा हुआ है तो आप उसी के साथ खड़े हो गए। ओके, उसमें उसको भी कोई सरप्राइज नहीं लगेगा, आपको भी कोई सरप्राइज नहीं लगेगा। क्यों? तो क्या, घर घर होता है, बाहर बाहर होता है यार। ओके, लड़ते झगड़ते हैं तो क्या हुआ, है तो अपने ही ना। सेम लाइक दैट, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करता है तो रिपल्जन वाला कैरेक्टरिस्टिक उसका फोर्स अलग है, वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। पर वही प्रोटॉन प्रोटॉन को अपने एक न्यूक्लियस के अंदर रख दिया है, तो अब उसको वहां पे रिपेल नहीं करना है, उसको सिर्फ उसको पकड़ के रखना है, जिसको कहते हैं, जिस वजह से वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होगा। दिस कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो आप एक्सपीरियंस करते हो, अगर आप बड़े हो या चाहे आप छोटे हो, अगर आप अपने भाई या बहन के साथ लड़ते हो झगड़ते हो, आप छोटे हो तो भी क्या, बड़े हो तो भी क्या, पेरेंट्स के लिए तो आप सब लोग सेम ही होते हैं।
वो आप दोनों को समझाते रहते हैं कि छोड़ना भाई, ऐसा नहीं सोचने का, ऐसा नहीं करने का, मैं तुझे भी ला के दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, मतलब क्या? तो कि अगर वही प्रोटॉन को, वही न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है, रहेगा, तो ही वो न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होगा। न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो ही तो मटेरियल बनेगा, तो ही तो वो एलिमेंट फॉर्म होगा। अब एलिमेंट फॉर्म तो होना ही होना है। ओके, या तो ऐसा कहेंगे कि एलिमेंट्स तो ऑलरेडी नेचर के अंदर अवेलेबल ही थे। ओके, तो उस एलिमेंट्स को हमने सिर्फ समझने का ट्राई किया कि यार वो अवेलेबल था ही, और वो इसी से बना हुआ था। प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करता है, पर इसके अंदर तो वही प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ऐसा, कोई एक अलग टाइप का फोर्स है जो उसको बाउंड करके रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो उसको हमने समझा कि दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, वो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, उसके ऊपर जैसे वो रिपल्सिव फोर्स लगता है ऐसा कोई फोर्स नहीं काम करेगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करेगा, एक अलग टाइप का फोर्स होगा। वो अलग टाइप का फोर्स कौन होगा? तो उसको नाम दे दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे उसका कंपैरिजन बता दिया, कौन कितना ज्यादा होगा, कौन कितना कम होगा, स्मॉलर देन दैट, बिगर देन दैट, ये सब डेटा जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको थोड़ा ट्राई करने का, याद रखने का। अब -36 की वजह आपने -35 याद रख लिया तो उसमें कोई आसमान नहीं टूटने वाला है भाई, रिलैक्स। ओके, ये है ना, काफी लोगों को वैसे पूरा साल समझाते समझाते काफी सारे टीचर्स उसके अंदर में भी आ जाता हूँ, थक जाता है कि पता नहीं किन लोगों ने सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा भर के रख दिया है। ओके, हाँ, हो सकता है उसमें जो कुछ कुछ प्राइमरी टीचर्स है उसका भी बहुत ही बड़ा रोल है। एज इट इज नहीं लिखा तो मार्क में नहीं दूंगा, जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसे का वैसा ही लिखना है। और उस टाइम पे आप उस टीचर्स को कह नहीं सकते हो कि थोड़ा आप भी एज इट इज वाला लिख कर बताइए ना कैसे वो एज इट इज होता है। ओके, एग्जाम में कोई एज इट इज ऐसा नहीं दिख सकता है भाई। अब जैसे ये मैंने बोला तो आप उसका एकदम मतलब उल्टा कर देते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पे एक ग्राफ आएगा, सर ने बोला ना एज इट इज कहाँ ड्रॉ करना, तो हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर देते। अरे नहीं रे, बात को समझा करो। एज इट इज का मतलब जो लाइन टू लाइन जो आप सोचते हो ना कि फिजिक्स में ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं कहता है, पर उसका मेन पॉइंट जो है वो मिस आउट नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, उसको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज तो एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, याद एज इट इज होनी चाहिए। इसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि नोट्स में जैसी पहली लाइन स्टार्ट हुई वैसी आप लाइन स्टार्ट करो। करते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर पॉइंट्स कवर होने चाहिए। अगर आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इस तरह से जाते हैं, व्हाट डू बाय इस तरह से जाते हैं, एज शोन इन फिगर, वो ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ये कोई बात नहीं बनी ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक अलग टाइप के वेव होते हैं, हाँ बरोबर है, पर अलग टाइप मतलब कैसा टाइप? हाँ बस वो अलग टाइप के होते हैं, उस अलग टाइप का नाम लिखा करो। ओके, तो आपको उसी पॉइंट को समझना पड़ता है कि कहाँ एज इट इज जाना है। जैसे कि कोई फिगर है तो फिगर को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे आप एक्सपेरिमेंट को लिखते हो, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, तो रुदरफोर्ड ने जो फिगर बताया था, जो दिया था, उसको आप लीजिए, आप अपने हिसाब से बना देंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, रुदरफोर्ड का नहीं होगा। ओके, तो कहाँ पे एज इट इज जाना, कहाँ एज इट इज नहीं जाना, ओके, वो दिमाग में थोड़ा सा पॉपअप करते रहने का हर वक्त। सेम वे हियर, देखिए जो फोर्सेस वाला था पढ़ने का, पढ़ लेंगे पता चल जाएगा। वैसे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है? जब भी कोई ग्राफ देखते हो तो तीन चीजों के ऊपर फोकस करने का। नंबर एक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी दी गई है। नंबर दो, उसका नेचर यानी उसका शेप कैसा है। और नंबर तीन, वो ग्राफ एग्जैक्टली समझाता क्या है। इफ यू वंस यू अंडरस्टैंड what is a graph, once you understand how to read graph, तो कभी कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। मुझे ये लगता है कि ये ग्राफ को अगर मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस याद रख लिया, उसका शेप याद रख लिया, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 कोई लाइन याद नहीं रखनी है।
फिर भी अगर मेरा मन करे कि हाय हाय ऐसा थोड़ी ना होता, याद तो रखना पड़ता है ना, तो कोई बात नहीं, r लेस देन r0, r ग्रेटर देन r0, खत्म हो गई बात। जैसे r लेस देन r0 याद रखा, दिमाग में पॉइंट स्ट्राइक करेगा कि r0 यानी कोई वो बेसिक डिस्टेंस होना चाहिए, उससे कम उससे ज्यादा ऐसा कुछ होना चाहिए। कम डिस्टेंस होगा तो कोई बिहेवियर अलग होगा, ज्यादा होगा तो बिहेवियर अलग होगा। किसके बिहेवियर की बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर r बड़ा हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज रैपिडली विथ डिक्रीजिंग r। मतलब क्या? ओके, ये पहले इतना पॉइंट याद रखा, उसके बाद ये पॉइंट याद रख लिया, बाकी का मिर्च मसाला आप एग्जाम्पल टाइम पे ऑन द स्पॉट याद आ जाता है, अगर ये पूछा जाए तो। वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाए उस कैटेगरी में ही नहीं आता है, इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज कि न्यूक्लियस का एक साइज है, उसका एक स्पेसिफिक रेडियस है, उससे हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, जैसे 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 आर बढ़ता जाएगा वैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आर कम होता जाएगा क्या होता जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता जाएगा। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन को एक सर्टेन लेवल से दूर रखो तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों? तो कि एक सर्टेन डिस्टेंस से वो दूर हो गए। बहुत कॉमन सी बात है, अभी शायद आप लोगों में से उसने वो फेस किया नहीं होगा ताकि अभी आप 12th में हो। ओके, मान लो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता और ये हो जाएगा इन शॉर्ट। ओके, बट जस्ट इमेजिन दैट कि करना क्या होता। तो कि अगर आप ऐसा सोचते कि 12th के बाद आप इंजीनियरिंग में या तो कहीं पे एडमिशन लेते, आप आउट ऑफ अहमदाबाद कहीं पे एडमिशन लेने जाते, तो अभी आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा अटैच हो, ज़्यादा अटैच हो। पहली बार जब जाते हो ना तब आप भी रोते हो, मम्मी भी रोती है, पापा भी रोते हैं कि हाय हाय दिकरो, हाय हाय दिकरी, तुम दूर जसो, कैम रहसो, कैम करसो। ओके, पहली बार जा रहे हो तब। उसके बाद जैसे ही आप उसी पहली बार जाने के बाद वापस आते, तो वापस आने की खुशी में फिर से सब लोग रोते कि हाय हाय आई गयो, हाय हाय आई गयो, सारुथी तो आई गयो, सारुथी तो आई गयो, खुशी के आंसू। फिर भी रोते कि हर मार दिकरो आई गयो, मार दिकरी आई गई, केम छे बेटा, मजा। जब दूसरी बार आप जाते हो ना, तब पापा नाउ इट्स सेटल्ड डाउन, मम्मी बेचारी थोड़ी डिपेंड करता है ना, और आप थोड़े बहुत, मम्मी रोएगी, अरे बेटा હવે તો क्या पाछा ક્યારે આવીશ, તારું ध्यान રાખજે, આમ છે તેમ છે। तीसरी बार जब आप वापस आके जाते हो ना तो कोई रोता नहीं है। क्यों? अब प्यार नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चेंज हो गया तो कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, तो क्यों रोना क्यों नहीं आ रहा है भाई, दुख क्यों नहीं हो रहा है भाई? बस नहीं हो रहा है यार। चौथी या पांचवी बार जब आप सरप्राइज देने घर पे आ जाते हो ना, तो आपको ऐसे अजीब तरीके से देखते, ले केम तो आई गयो, जब पहली बार आया था तब रोते रोते एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ आई गयो, राजी राजी था। अब सरप्राइज देने आया हूँ तो शॉक में हो आप लोग कि अरे तू क्यों आ गया। यस, क्यों? तो कि पहले आप एक लिमिटेड डिस्टेंस पे थे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे थे। बाय द टाइम वो डिस्टेंस बढ़ता गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया तो अप टू सर्टेन लेवल हर एक ने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया कि यार पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, हर एक को अपना काम करना पड़ता है, एंड एवरीवन हैव टू सेटल डाउन इन द न्यू एटमॉस्फेयर। न्यूक्लियस में भी ऐसा होता है, सर्टेन डिस्टेंस तक वो स्ट्रॉन्ग फोर्स देता है, उसके बाद धीरे 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 वो फोर्स नॉर्मल हो जाता है, जैसा है वैसे का वैसा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज उसने समझाने का ट्राई किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली विद द डिक्रीजिंग आर। जैसे जैसे आर कम होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो उसका उल्टा। ओके, पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो विद इंक्रीजिंग आर। तो एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो एक छोटा पॉइंट दिमाग में आप रख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद ये चार्ज डिपेंडेंट, सैचुरेशन, ये सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखो तो अच्छी बात है। उसके बाद ये फिफ्थ वाला था, मास एनर्जी रिलेशन था। ओके, इसको लेकर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे वो यहाँ पे बन सकते हैं
फिर से यहाँ पे कुछ नई चीज नहीं है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी E इक्वल टू mc²। अब ये E इक्वल टू mc² बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो हमें पता है। वहां पे ऐसा बताया गया कि एनर्जी, अब एनर्जी हमें पता है कि चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का हो, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का हो, चाहे आप वर्क डन का हो, कुछ भी हो, पर अल्टीमेटली वो है तो एनर्जी। अब यहाँ पे एक मास पार्टिकल है, उसको आप वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना स्पीड देते हो, यानी वो मोशन में आएगा, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो कोई ना कोई एनर्जी पजेस करेगा, वो मोशन में आएगा। तो यहाँ पे बताया है कि दिस इक्वेशन एक्सप्रेस इक्विवेलेंस बिटवीन द मास एंड एनर्जी suggests that even when a particle is at rest having zero kinetic energy, मतलब अगर वो रेस्ट पे है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है, it still possesses an enormous amount of energy because of its mass। मतलब क्या, तो कि मासिव बॉडी रेस्ट पे है तो भी मास की वजह से उसके अंदर एनर्जी है। काइनेटिक जीरो हो तो क्या हो गया, एनर्जी तो एनर्जी होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में हो तो ही वो एनर्जी दे, ऐसा जरूरी नहीं है। बस वो पॉइंट समझ लिया, काम आसान हो गया। अब वही चीज यहाँ पे उसने बताई, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज अ सम ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास का मतलब क्या, तो क्या वहां पे ऐसा समझा जाता है, वैसे इस चीज को आप यहाँ पे ये डेफिनेशन के साथ समझ सकते हैं, मास ऑफ पार्टिकल मेजर्ड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड इट्स कॉल्ड द रेस्ट मास। मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, तो इसको हमने 11th में समझाने का ट्राई किया था कि कोई एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, कोई एक के रिस्पेक्ट में दूसरा है, वो स्टेशनरी है, तो हम उसको कहेंगे दैट इज एट रेस्ट मास। ओके, measured in the frame of reference in which the particle is at rest। मतलब क्या, तो कि दूसरा जो है वो ज्यादा मोशन में है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम मोशन में है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि ये जो था वो रेस्ट पे था। ओके, इट इज समथिंग आल्सो लाइक दैट कि जैसे डे नाइट चेंज होते हैं, वैसे हमें नहीं पता होता कि हम कैसे चेंज हो रहा है, कैसे एजिंग प्रोसेस होता रहता है, पर वो तो होता ही रहता है। आज से 10 साल पहले आप कुछ अलग थे, आज से 15 साल पहले आपका बिहेवियर कुछ और था, 15 साल पहले मेरा कुछ बिहेवियर अलग था, मेरा अपीयरेंस अलग था, आपका अपीयरेंस अलग था। क्या हमें पता है वो कौन सा एक दिन था जिस दिन हम कल दिख रहे थे उससे आज थोड़े अलग हो गए, तो क्या हमें नहीं पता चला। ओके, क्यों, क्योंकि जो बाकी के जो चेंजेस होते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। स्लो तो स्लो, पर है तो सही मोशन में, तो क्या हाँ मोशन में तो है, पर क्या आपको वो मोशन डिटेक्ट हुआ, तो क्या नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं पता चला। शायद होगा, रात को शायद सोते होंगे तब थोड़ा सा वो चेंज कर दिया होगा किसी ने, मेरा चेहरा जो था उससे थोड़ा मोटा हो गया, जो था उससे थोड़ा दुबला पतला हो गया, ऐसा नहीं यार, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो दैट इज द पॉइंट कि किसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हो उससे पता चल जाएगा, दैट इज m0c²। ये तो जो सब कुछ मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वो सब समझो इसके लिए है। एग्जाम के लिए सब कुछ थोड़ी ना याद रखना होता है, थोड़ी ना बोलना होता है, ये तो सिर्फ सुनना होता है। सुन लिया, मजा आया, ठीक है, दिमाग में बैठ गया, खत्म हो गई बात। ओके, टोटल एनर्जी की बात करें तो अगर रेस्ट पे हो तो m0c², मोशन में हो तो काइनेटिक एनर्जी को कुछ t कह दिया तो टोटल एनर्जी m0c² + t, बस खत्म हो गई बात यार। अब वही चीज को यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट समझा हुआ था। ओके, पर कोई बात नहीं, हमारा बीच में जो गैप था उसको फिल करने के लिए ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी था। Law of conservation of mass energy states that the sum of mass energy of a system of particles is the same before and after their interactions। Very interesting point, अपने को लगना चाहिए। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के अंदर, या तो वो मास है या तो वो एनर्जी है। मास और एनर्जी जो है वो कंजर्व होता रहता है, कंजर्व होता रहता है मतलब बिफोर एंड आफ्टर एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शंस, वो जैसा है वैसे का वैसे ही होता है। इफ यू रिमेंबर इट, मैंने आपको कहा था कि 2 साल के अंदर जब आप मेरे कांटेक्ट में आए तो 2 साल के अंदर एग्जैक्टली आपके अंदर क्या इंक्रीज हुआ, आपका हाइट, आपका वेट, कोई कहेगा
शायद थोड़ा सा नॉलेज, शायद थोड़ा पढ़ने का तरीका। अच्छा, कैन यू मेजर इट? नहीं, उसको मेजर तो नहीं कर सकते, तो कैसे कह सकते हो कि कुछ पढ़ा? सब लोग जैसे थे वैसे के वैसे ही है, तो बढ़ा कैसे कैसे पता चलेगा? तो क्या एग्जाम देख लो, तो हमारे पास वही एक तरीका होता है चेक करने का, जो अच्छा नहीं है, सही भी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए चेक करने का। तो हम चेक करते हैं कि हाँ यार, सच में कुछ इम्प्रोवाइज हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता चला कि नहीं पता चला। ओके, बट स्टिल इट इज समथिंग लाइक दैट कि जो भी मास और जो भी एनर्जी है जो यूनिवर्स के अंदर है, वो कंजर्व होता रहता है। उसी चीज को यहाँ पे कहा है कि इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए द क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड आल्सो इन द टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मासेस। क्यू वैल्यू, जिसको हम यहाँ पे समझेंगे क्वालिटी वैल्यू, जो अभी आगे एक दो न्यूमेरिकल्स में भी काफी काम में आने वाला है। और इसको लेकर मैंने कहा था कि दो टाइप की प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक और, यस एनीवन रिमेंबर इट? कौन सी होती है वो दो प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्या डिफरेंस होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में? सर एक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक में रिलीज। पर एनर्जी तो होती है, राइट? हाँ। हाँ, तो हमने ये भी पॉइंट समझा था, अगर आपको याद हो तो, किसी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी में दो है, किसी में तीन है। तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान है? एक वाले को। अब किसी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक का डेफिशिएंसी है, किसी में दो का डेफिशिएंसी है, किसी में तीन का डेफिशिएंसी, मतलब कम है इलेक्ट्रॉन। तो किसके लिए इजी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना? एक वाले को, दो वाले को, या तीन वाले को? एक वाले को। एक वाले को। तो एक वाले के रिस्पेक्ट में दो वाले को क्या डिफरेंस, क्या प्रॉब्लम आएगा? उसको एक और ज्यादा होगा चाहिए होगा। तो एनर्जी या तो ज्यादा देना पड़ेगा या तो एनर्जी ज्यादा लेना पड़ेगा। ओके, और उसी बात को मैंने ये भी बताया था कि व्हाट अबाउट द फोर्स, अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो बेचारा क्या करे? कोवैलेंट बॉन्डिंग। हाँ, ये एग्जांपल भी मैंने कहा था आप लोगों को, राइट? कि अगर एक चैप्टर प्रिपेयर करना बाकी हो तो शायद हो जाता है, दो बाकी हो तो करना तो पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। पर 4 चैप्टर बाकी हो 8 में से, तो थोड़ा तुम करो, थोड़ा हम करें। ओके, दैट्स कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो हम भी इसी में से सीखते हैं, और ये हमें, हमारे में से सब समझ में आ सकता है, ताकि हमें यहाँ पे सिर्फ उसका बिहेवियर, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसी को हमें स्टडी करना होता है। यहाँ पे बताया टर्म बाइंडिंग एनर्जी। चलो, बाइंडिंग एनर्जी मीन्स व्हाट इन टर्म्स ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग? क्या कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी मीन्स व्हाट? उसका सर सिंपल, जोड़े रखने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए वो। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे किसको जोड़े रखना है? तो कि न्यूक्लियस को जोड़कर रखना है। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? तो कि उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जिसमें ज्यादा होगा उसको बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा ही होगा, तो कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। वही ये पूरा क्वेश्चन समझाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता ही जाएगा, तो कि जरूरी नहीं है। अप टू सम सर्टेन लेवल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आफ्टर सम सर्टेन लेवल वहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ताकि वहां पे हमें न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए, उस वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां पे बढ़ते गए। वो बढ़ते गए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो वहां पे वेरी होता रहता है। वही चीज यहाँ पे समझाई जाती है। Derive expressions for it state the clearly the approximation inward. Also write an expressions for the binding energy per nucleon. Per nucleon, nucleon का मतलब क्या होता है? तो nucleon मतलब the members of nucleus। अगर कहीं पे 10 न्यूक्लियॉन्स है, 10 न्यूक्लियॉन्स का मेरा मतलब है कि मान लो 12 वाला ले लेते कार्बन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, 12 न्यूक्लियॉन है। तो 12 के 12 जो है वो वहीं के वहीं रहे। हर एक को पकड़ कर रखने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
पूरे न्यूक्लियस को पकड़ कर रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको 12 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और जो न्यूक्लियस के अंदर है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कोई कंपनी हो तो उसमें डिफरेंसेस होते हैं, कोई मैनेजर है, कोई पीयून है, कोई क्लर्क है, हर एक का सैलरी अलग अलग है। ओके, उसका बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है। ओके, अगर पीयून कहेगा कि नहीं अपना सैलरी इतने होना चाहिए वरना मैं नहीं काम करूंगा, तो बॉस कहेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, आप चले जाओगे तो कोई और मिल जाएगा। क्यों? तो उसका जो वर्क है, उसका जो टाइप है वो कोई स्पेशल टाइप नहीं है, वो बहुत ही कॉमन सा टाइप है। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि कोई स्किल्ड पर्सन हो तो उसका बाइंडिंग एनर्जी यार ज़्यादा होता है। और इसीलिए हर वक्त ऐसा कहा जा सकता है, ऑलवेज ट्राई टू बी अ स्किलफुल। आपके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप की स्किल जो है वो होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, स्किल होती है। ओके, चाहे वो स्किल कोई आर्ट को लेकर हो, कोई कुछ बोलने को लेकर हो, सिंगिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, देयर आर सो मैनी स्किल्स। ओके, और काफ़ी लोग तो नई नई स्किल डेवलप भी करते रहते हैं कि यार ये भी एक टाइप का स्किल है। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो न्यूक्लियस के अंदर है वो हर प्रोटॉन हर न्यूट्रॉन एक जैसा है। तो जितने भी है सबको पकड़ कर रखना है, उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मिल जाएगा। वहाँ पे कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो पढ़ना है, एक बार हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ दिमाग में आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, तो कि मैं भी यहाँ पे पढ़ देता हूँ, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये हमने बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी है। और ये जो चैप्टर है, ये जो एटम्स है, न्यूक्लियस है, वो ऐसे चैप्टर्स है जो है और हमें उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वैसे केमिस्ट्री के अंदर ऐसा काफ़ी सारा पोर्शन होता है जिसमें आपका दिमाग एक्सेप्टेड मोड में ही होता है कि हाँ अब तो आमज है, पर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो कि रेजिस्टर्स थे नहीं, रेजिस्टर्स हमने बनाए। कैप्चर्स कहीं से ऐसे मिल नहीं गए हैं, कैप्चर्स हमने बनाए। मैग्नेट्स थे, पर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो है वो हमने सोची। अल्टरनेटिंग करंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो फिर शायद हाँ शायद ना, पर फिर भी हमें पता चला कि यार अल्टरनेटिंग करंट ऐसे काम करता है। लाइट पहले से ही था, पर लाइट के जो यूजेस होने लगे वो तो हमने सोचे। ओके, व्हील तो पहले से ही था, पर रोटेशनल मोशन से यूज हमने करना सीखा, वर्क हमने इजी बनाया। ओके, कोलिजन्स वगैरह पहले भी होते थे, लोग पहले भी टकराते थे, पर कोलिजन से हमने समझा कि किस तरह से कोलिजन हो सकता है। तो फिजिक्स में ज्यादातर किस्सों में हमने हर टॉपिक ऐसे ही समझा है कि जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट था, पर ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो है सो है, दिया हुआ है कि उसने ऐसा कहा कि एटॉमिक न्यूक्लियस एक स्टेबल स्ट्रक्चर था, तो कि था तो था। The protons and the neutrons are bound together by means of a strong attractive nuclear forces. है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसके बीच में strong nuclear forces होता है। Define amount of work to required to be done to break up the nucleus into its constituent particles. It's something like that. कि अगर वो वहां पे बाउंड है तो वो बाउंड कितनी एनर्जी के साथ है तो कैसे पता चलेगा? तो उसको उल्टे तरीके से सोचो कि उसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मान लो कोई एक्स पर्सन है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है, दूसरी कंपनी चाहती है कि तू यार मेरे पास आ जा, मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो ना मना करेगा। मतलब वो दूसरी कंपनी सोचेगी यार उसको वहां पे 50 से ज्यादा मिलता होगा, अच्छा ठीक है एक काम कर 70,000 देता हूँ, आ जा ना। अच्छा 1 लाख रुपीज लगेगा, हाँ तो सोच सकता हूँ। मतलब क्या, तो कि दूसरी कंपनी को आइडिया आ गया कि इस बंदे की वैल्यू उस कंपनी के अंदर 70,000 से 80,000 के बीच का होना चाहिए। क्यों? तो क्या 1 लाख मैंने ऑफर किया, मतलब मैं उस कंपनी को उसको तोड़कर मैं उसको मेरी कंपनी के साथ जोड़ना चाहता हूँ,
तो मैं उसको 1 लाख रुपीस का एनर्जी ऑफर कर रहा हूँ तो वो आ सकता है। मतलब उसका बाइंडिंग एनर्जी विथ दैट कंपनी इज अप्रोक्सीमेट 70 to 80,000। पर वो तो हमारी बातें हुई, कंपनी की बातें हुई, जॉब की बातें हुई, वो तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। ओके, तो मतलब क्या, तो कि यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर हम उसको समझ ले कि उसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है, तो पता चल जाएगा कि जुड़े रहने के लिए उसको कितना एनर्जी उसने यूटिलाइज किया होगा। वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रेक अप the nucleus into its constituent particles and to place them at infinite distance from one another। मतलब मैं उस एम्प्लॉय को उस कंपनी से डिटैच करके मेरी कंपनी तक जोड़ दूं, और मुझे जो एनर्जी देना पड़ता है उससे पता चल जाता है कि उस एम्प्लॉय का उस पुरानी वाली कंपनी के साथ कितना बाइंडिंग एनर्जी है। ओके, वही चीज यहाँ पे न्यूक्लियस में अप्लाई करते हैं। That work gives a measure of the binding energy of the nucleus। ओके, कितने बाउंड है वो तो तभी पता चलेगा ना कि अगर हम तोड़कर अप्लाई करेंगे। अगर उसका सैलरी 70-80,000 ऑलरेडी वहां पर, अगर हम उसको कहेंगे मैं तुझे 40,000 दूंगा, तो मना ही करेगा ना। क्यों? तो कि वो ऑलरेडी जहां बाउंड है वहां पे उसको आप जो ऑफर करते हो उससे ज्यादा एनर्जी मिलता है, तो थोड़ी ना कोई बेवकूफ है कि आपको छोड़कर वहां पे आ जाएगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। Thus, the binding energy of the nucleus may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent protons and the neutrons and to separate them to such large distance that they may not interact with each other। मतलब इतना एनर्जी देना पड़ता है उसको, उसके कंस्टेंट पार्टिकल तक उसको तोड़ देना पड़ता है, और तब जाकर पता चलता है उसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है। और यहाँ पे आई थिंक ये पॉइंट भी मैंने कवर किया हुआ ही है, डेल्टा ईबी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर। डेल्टा ईबी का मतलब लेना है बाइंडिंग एनर्जी, और अगर मैं ईबी एन लिखता हूँ, एन फॉर नागपुर, ईबीएन लिखता हूँ, तो उसका मतलब हमें समझना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी। ZXA हमें पता है, Z इज एटॉमिक नंबर, A इज एटॉमिक मास, X इज एलिमेंट, A माइनस Z दैट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डेल्टा M, और आपको शायद याद ही होगा जिसको हमने कहा था मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट का मतलब हम करते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उससे जब वो पूरा का पूरा कंबाइंड हो जाएगा, तो जब वो कंबाइंड होता है तब मास इंडिविजुअल से कम हो जाता है। मैंने आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर आप सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके अगर कोई स्वीट बनाते हो या तो कोई एक नई चीज बनाते हो, तो इंग्रेडिएंट्स के रिस्पेक्ट में ये जो मास बनेगा वो डेफिनेटली थोड़ा तो कम ही होगा। रीजन इज वेरी वेरी क्लियर, ताकि जब इंग्रेडिएंट्स एज इट इज फॉर्म में है, आप उसको में से एक चीज बनाते हो, तब उसको आप तोड़ते हो, उसको मिक्स करते हो, शायद गर्म करते हो या कोई भी प्रोसेस करते हो व्हाटएवर, पर उस प्रोसेस के दौरान उसको एक साथ रहने के लिए कोई ना कोई एनर्जी देते हैं, और उस वजह से जो मास के अंदर डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे बताया ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN, यानी ये इंडिविजुअल पार्टिकल का मास था, उसमें से MN। सिंबल्स को अच्छी तरह से याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल्स की थोड़ी बात करेंगे तो हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो Z atomic number, MP mass of proton, Mn mass of neutron, A minus Z that's the number of neutrons, and small m into capital N that is called as a mass of nucleus। तो ये इंडिविजुअल है, उसमें से न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटू सी स्क्वायर कर दो, तो आपको मास डिफेक्ट मिलता है, इंटू सी स्क्वायर आपको बाइंडिंग एनर्जी देता है, और उसको अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो उसको मैं कह सकता हूँ, देख सकते हैं डेल्टा ई बी एन दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, तो आई थिंक ये समझाते मुझे ये ऐसा लग रहा है, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने 3-4 क्वेश्चंस नहीं, पर ये आई थिंक 7th और 8th क्वेश्चन भी हमारा हो चुका था। ठीक है, तो आज जो है वो मुझे सॉरी टू से, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि वो लास्ट लेक्चर में होमवर्क भी क्या था, बट आई इंसिस्ट कि आज मैं फिर से देख लेता हूँ ये चैप्टर्स की नोट्स मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में आज ही भेज देता हूँ, अभी बल्कि। ओके,
तो ये 7th क्वेश्चन है, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ये जहाँ तक मुझे याद है ये ग्राफ भी मैंने समझाया हुआ है, पर ये थोड़ा सा हमने जो रिवाइज किया तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या तो आजू बाजू में जो भी एलिमेंट्स है उसमें हमें कितना एनर्जी देना पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि कोई आजू बाजू वाले में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उसके बाजू वाले में शायद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम भी चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया था कि किसी किसी का लोअर स्टेबिलिटी हो सकता है और किसी किसी का हायर स्टेबिलिटी हो सकता है, मतलब हायर एनर्जी, हायर बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ता है। ओके, और सबसे ज़्यादा वाला जो है उसका याद रखना है, उसका क्या वैल्यू है, 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है जो आयन का होता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है 92 यूरेनियम 238, वहाँ पे जैसे हम पहुँचते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वहाँ पे कम भी हो जाता है। तो यहाँ से अगर आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने किसी ने कुछ लिखा ही होगा। ओके, सो आई इंसिस्ट कि आप एक बार ये जो 1 to 7 और जस्ट चेक दैट 8 क्वेश्चन शायद मुझे नहीं याद है किया कि नहीं किया, बट 1 to 7 जो है तो पार्ट 1 जो है उसमें से क्वेश्चन 1 to 7 जो है वो वन टाइम आप होमवर्क में लिख कर सबमिट करिएगा। ओके, नोट्स में चेक कर देता हूँ अगर नहीं अभी अपलोड हुआ है। ओके, ताकि मैंने तो अपने एंड से कर दिया था, फिर भी अगर नहीं वो शो कर रहा है तो फिर से मैं वहाँ पे डाल देता हूँ चैप्टर 13 की नोट्स गूगल क्लासरूम में, और 12th की भी, मतलब चैप्टर 12 की भी नोट्स मैं गूगल क्लासरूम में फिर से डाल देता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, बाकी कुछ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं।